हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका पांडु से संबंधित ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो है, जिसमें कि मैंने कोरिलेशन का एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि मॉडर्न के डिफरेंट टाइप के एनीमियास को कोरिलेट किया है आयुर्वेद के पांडु से। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आगे हम बात करेंगे कोरिलेशन ऑफ पांडु विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमियास, कि कौन सा पांडु किस तरह के किस प्रकार के एनीमिया के साथ किस पांडु के लक्षण जो हैं वो कुछ मिलते जुलते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कुछ ग्राफिकल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है स्लाइड में, इसको आप पॉज करके आराम से देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिएगा। आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि साइड्स में जो ब्लॉक्स है उसमें फीचर, उसमें सिम्टम्स लिखे हुए हैं, और जो सेंट्रल में जो एक सर्कल बना हुआ है वो पर्टिकुलर एनीमिया को इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे सिम्टम्स इस पर्टिकुलर एनीमिया में पाए जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा अपने मेमोरी को एग्जामिन करें तो हमें पता चलेगा कि हमने वातज पांडु में कुछ फीचर्स ऐसे पढ़े हुए थे। लाइक वातज पांडु में हमने रुक्षता की बात पढ़ी हुई थी, जो यहाँ ड्राई स्किन की बात आ रही है। हमने वातज पांडु में गाढ़ विटकता की बात पढ़ी थी, तो यहाँ पे ये ड्राइनेस ऑफ स्टूल और कॉन्स्टिपेशन की बात आ रही है। हमने वातज पांडु में हास्य वैरस्य की बात पढ़ी थी, जो यहाँ पे लॉस ऑफ टेस्ट या एगुजिया की बात आ रही है। हमने वातज पांडु में ब्लैकिश डिस्कलरेशन, कृष्ण और अरुण वर्णता की बात पढ़ी थी, तो यहाँ ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन की बात आ रही है। हमने वातज पांडु में तोद, भेद इत्यादि अलग अलग टाइप के सेंसेशंस की बात पढ़ी थी, जो यहाँ पे पिन एंड निडल सेंसेशन की बात जो आ रही है। और हमने वातज पांडु में कंप इत्यादि जैसे ये कुछ पेक्यूलियर वातज जो फीचर्स होते हैं, कंप, तोत, भेद, तो ये ट्रेमर्स यहाँ पे इसी तरह से हमको मिल रहे हैं। और ये जितने फीचर्स बता रहे हैं ये सारे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से होने वाले एनीमियाज में हमको ये फीचर्स मिलते हैं। तो एक तरह से अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहें तो सम sort of relation is there between वातज पांडु एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैं 100% रिलेशन नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि वातज पांडु इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगर हमारे पास में कोई पेशेंट आ रहा है और हमने उसकी डायग्नोसिस मॉडर्न पैरामीटर के हिसाब से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बनाई है, तो उसमें हम अगर ये फीचर्स एग्जामिन करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि उसके शरीर में वात की वृद्धि है, वात कुपित है उसके शरीर में। और फिर हम उसके हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं, अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं कि हमको स्नेहपान कराना है रोगी में, तो कितने समय तक स्नेहपान कराना है। और साथ में कोई एसोसिएटेड फीचर, अगर कोई पित्त का विकृति भी दिखाई दे रही है तो क्या, तो कौन सा स्नेह हमको इस्तेमाल में लाना है। तो ये जो कोरिलेशन का पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि किस तरह से हम मूव करेंगे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। डिज़ीज़ जब हमारे पास में कोई पेशेंट आ रहा है तो हम किस तरह से अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। पित्त प्रधान पांडु या पित्तज पांडु की अगर हम बात करते हैं तो पित्तज पांडु में हमको कुछ फीचर्स ऐसे मिल रहे थे जिसमें कि उसमें एसिडिक इरेक्टेशंस और बर्निंग सेंसेशन की बात हुई थी, या उसके अलावा रक्त निकलने की बात हुई थी, रक्त क्षय होने की बात हुई थी, स्टूल में उसके रक्त वर्णता की बात हुई थी, यूरिन में कुछ पीत वर्णता की बात हुई थी कि हर चीज़ पीली पीली सी, उसके येलोइश डिस्कलरेशन की बात हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें इस वाली स्लाइड को अगर हम देखें तो ब्लडी यूरिन या ब्लैकिश स्टूल या रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी या पिटीचियल ब्लीड या रेडिश या ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ फेस और नेल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड का, रक्त का क्षय हो रहा है किसी ना किसी माध्यम से। तो ये हीमोलिसिस को इंडिकेट कर रहा है। और ये एक बात समझने वाली है और समझ में आनी चाहिए कि ब्लड लॉस या आरबीसी डिस्ट्रक्शन या कोई भी मेम्ब्रेन डैमेज अगर होता है तो उसको अगर हम वात पित्त कफ दोषानुसार एनालाइज करें तो उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है,
किसी भी मेम्ब्रेन के डैमेज होने में, मेम्ब्रेन के रप्चर होने में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये एक संभावना निकाल पा रहे हैं, कोरिलेशन बना पा रहे हैं कि हीमोलिटिक एनीमियाज जितने भी हैं, जिसमें हीमोलिसिस हो रही है, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जितने भी हैं जिसकी वजह से हीमोलिसिस हो रही है, वो कहीं ना कहीं पित्त से संबंध रखते हैं। और पित्तज पांडु में होने वाली जो चिकित्सा या पित्तज पांडु में जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, वो हम इस सेट ऑफ एनीमिया में अप्लाई कर सकते हैं। कफज पांडु को हम कंपेयर करते हैं, कोरिलेट करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया से। अब कैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया से कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको देख समझते हैं। देखिए, अगर न्यूट्रिशन में कमी है, किसी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन या तो मिल नहीं पा रहा है, या किसी वजह से जो हम न्यूट्रिशनल ईटेबल्स या हम जो खाना भोजन ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया प्रिवेल करेगा। अब इसको हम कफज पांडु से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, तो कफवर्धक आहार अगर हम करते हैं, अगर कफवर्धक निदानों का सेवन हम करते हैं, तो अत्यधिक कफ जो होगा वो अग्नि को मंद कर देता है, और अग्नि मांद्यता की वजह से आम की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पे ये अग्नि मांद्यता है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आहार रस है उसका प्रॉपरली पाचन नहीं हो पाएगा, और उससे जो बनने वाली रस धातु है वो भी दूषित रहेगी, और पुष्ट रस धातु का निर्माण नहीं होगा। और इसी कारण से उत्तरोत्तर धातुओं में क्षीणता उत्पन्न हो जाएगी, उत्तरोत्तर धातुएं भी पुष्ट नहीं हो पाएंगी, धातुओं की हानि हो जाएगी। सेकंड एस्पेक्ट हम देखें तो जो आम उत्पत्ति हुई थी, वो जो आम है वो आम एक प्रकार की कोटिंग बना देता है, लेयर्स, एक प्रकार की सेलुलर सेल्स के ऊपर एक कोट क्रिएट कर देता है, और ये जो कोटिंग क्रिएट हो जाती है उस आम की वजह से वो हिंड्रेंस कॉज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसी को हम स्रोतो अवरोध से भी समझते हैं कि जो हम बात करते हैं कि आम की वजह से स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न होता है, वो एग्जैक्टली स्रोतो अवरोध क्या है? वो स्रोतो अवरोध एक्चुअली में वही हिंड्रेंस है फॉर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उसी को हम स्रोतो अवरोध की तरह से समझते हैं आयुर्वेद में। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि कफज पांडु जो है वो एक प्रकार का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के समकक्ष है, उसके काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, उसकी पैथोजेनेसिस काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो अब समरी की तरफ हम बढ़ते हैं। पांडु रोग के निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति सब पिछले वीडियो में हमने कवर किया, और इस वीडियो में हमने चिकित्सा से संबंधित काफ़ी सारी बातें की। अब मैं इसको समराइज़ करना चाहता हूँ, एक तरह से हम समरी देखें तो ये फ्लो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। आप देख पा रहे हैं कि निदान सेवन करने पर पित्त डोमिनेंट त्रिदोष प्रकोप होता है शरीर में, क्योंकि हम पित्तवर्धक निदानों का सेवन करते हैं। इसकी वजह से रस और रक्त धातु का डिप्लीशन होता है, रस और रक्त धातुएं जो होती हैं वो कुपित हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, और शरीर में धातु शैथिल्यता, धातु गौरव की स्थिति हो जाती है। अल्टीमेटली स्नेह, बल, वर्ण हानि होती है, ओज का क्षय होता है, और पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अब ऐसे में क्या एक सवाल दिमाग में आता है और आना चाहिए कि क्या जो मैंने अभी तक बताया कि स्नेहन, देन शोधन, देन मेडिकेटेड वाटर पीना, देन चिकित्सा, देन लौह औषधियों का सेवन करना, क्या हर पांडु रोगी में सारी चीज़ें फॉलो करनी है, या किसी में केवल एक काम करने से भी ठीक हो सकता है? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर चिकित्सक की बुद्धि और विवेक की परीक्षा होती है। एक अच्छा चिकित्सक वही है जो रोगी परीक्षा करके रोगी की स्थिति, रोगी किस स्टेज में उसके पास आया हुआ है, उसका ध्यान रखते हुए चिकित्सा प्लान करता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर पांडु रोगी का स्नेहन कराना पड़े। कुछ पांडु रोगी में सिंपल आयरन प्रिपरेशंस दे करके भी रोगी ठीक हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर पांडु रोगी में आयरन प्रिपरेशन देने से रोगी को आराम हो जाए। तो स्टेज वाइज ट्रीटमेंट प्लान करना बहुत ज़रूरी है।
ओवरऑल ट्रीटमेंट की पेरिफेरी मैंने बांध दी, मैंने पेरिफेरी आपको समझा दी कि स्नेहन इज़ द बिगिनिंग एंड लॉ प्रिपरेशन इज़ द एंड। बट आपको इसमें से क्या अप्लाई करना है ये आपको देखना होगा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अगर क्रोनिक पेशेंट है पांडु का तो उसमें स्नेहन करना आवश्यक है, क्योंकि क्रोनिक पेशेंट के शरीर में धातुएं ज़्यादा क्षीण होंगी, क्रोनिक पेशेंट में ज़्यादा वात का प्रकोप मिलेगा, क्रोनिक पेशेंट में ज़्यादा डेबिलिटी मिलेगी। तो पेशेंट में स्नेहन करके उसकी ओज की वृद्धि करना, उसके बॉडी में एनर्जी इन्हांस करना, ये सब काम जो है ज़रूरी होंगे। ऐसे रोगी में केवल आयरन प्रिपरेशंस और आयरन सप्लीमेंट्स दे करके आप पांडु रिकवर नहीं कर पाएंगे, या ट्रांजिएंट रिकवर होगा, सस्टेनेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर पेशेंट एक्यूट फेज़ में है, कोई ब्लड लॉस हो रहा है, उसको किसी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक आहार उसने लिया है, बहुत ज़्यादा उष्ण औषधि ली है उसने, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड लॉस होने लगा है, तो वहाँ पर शीतल चिकित्सा करनी है, शीतल क्रिया करके, और उसके ब्लड को रोकना पहले ज़रूरी है, और उसके बाद में ब्लड मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करना है, ब्लड प्रोडक्शन करने का काम करना है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करना है। किसी कंडीशन में ऐसा होगा कि रोगी में आयरन रिज़र्व्स कम हो गए हैं, आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम केवल अगर आयरन सप्लीमेंट के तौर पर जो हमारी औषधियाँ बताई गई हैं, जो लौह भस्म या मंडूर भस्म आयुर्वेद में बताई गई हैं, हम केवल उनको देने भर से भी रोगी ठीक हो सकता है। तो ये जो चिकित्सक है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको रोगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था करनी है। और इसी से संबंधित आचार्य चरक ने एक व्यवस्था सूत्र भी बताया है, चिकित्सा सूत्र भी बताया है कि वातिके स्नेह भूयिष्टम, पैतिके तिक्त शीतलम, श्लेष्मिके कटु तिक्त उष्णम, विमिश्रम सन्निपातिके। मतलब वात प्रधान पांडु रोगी है तो स्नेह का प्रयोग करना है, पित्त प्रधान पांडु रोगी है तो तिक्त और शीतल चिकित्सा करनी है, कफ प्रधान पांडु रोगी है तो कटु तिक्त उष्ण चिकित्सा करनी है, और अगर विमिश्र मतलब सन्निपातज पांडु का रोगी समझ में आ रहा है कि उसमें वात के भी लक्षण है, पित्त के भी लक्षण है, कफ के भी लक्षण है, तो मिश्रित चिकित्सा करनी है। आपको हर एक चीज़ का एनालिसिस करके और सब चीज़ों को मिला करके चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने पांडु रोग के निदान से लेकर के चिकित्सा तक का पूरा जो आचार्य चरक ने अपने शास्त्र में वर्णन किया है, हमने उसको समझने का प्रयास किया है। हमने जहाँ जितना संभव हो सकता था उतना कोरिलेट करने का प्रयास किया है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिशियन की है कि उसका नॉलेज और वो अपने एक्सपीरियंस से दोष धातु और अग्नि के बल और रोगी के बल को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करे, सो दैट जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसको लाभ मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलेगा, ट्रीटमेंट प्लान को समझने में फ़ायदा मिलेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चरक चिकित्सा स्थान को पढ़ने के नज़रिए में कुछ अगर मेरी तरफ से अगर कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पांडु रोग चिकित्सा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी के आधे पार्ट कामला के अध्याय की, जो कि पांडु के साथ ही वर्णित है, लेकिन मैंने उसको अलग से उसका वीडियो बनाने का विचार किया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कामला रोग के बारे में। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार दोनों वीडियोस को पूरी तरह से देखिए एंड देन गो थ्रू दी चरक चिकित्सा। आप एक बार चिकित्सा स्थान पढ़िए, पांडु चिकित्सा स्थान पढ़िए, और फिर उसको समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। तो थैंक यू सो मच।